नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुजीब मेहता। आप सब बहुत मज़े में होंगे। आपने मेरे कुछ वीडियो देखे, उसमें थोड़ा नॉलेज शेयरिंग का था, इन्फॉर्मेटिव था, जानकारी दी थी, जो ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी दी थी और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए मैं आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं जो विषय लेके आ रहा हूँ वो सबको इंतज़ार होता है कि हमारा अभी क्या टाइम कैसा चल रहा है, कब तक चल रहा है, क्या है वो। उस विषय में मैंने कुछ ये एपिसोड बनाया हुआ है कि आज यानी अभी आज जो मैं ये डेट है 11 सितंबर 2023, आज की तारीख को मैं ध्यान में रखते हुए जो भी आपको ये ग्रहों की स्थिति है उस हिसाब से एक जनरल प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए कि अच्छा या बुरा, यही कह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हर एक की कुंडली में ग्रहों की सिचुएशन अलग अलग होती है, दशाएं अलग अलग चलती है। तो उस हिसाब से उनको फल कथन में थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा। इसलिए मोटा मोटी अच्छा या बुरा ये समय क्या है और उसको कैसे हम थोड़ा सा उसका सिंपल रेमेडी भी बताने की कोशिश करूंगा कि उसको किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। तो ये एपिसोड राशि के बजाय मैं नक्षत्र पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और नक्षत्र के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा फल कथन कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नक्षत्र है हमारे जन्म कुंडली में, हमारा जो चंद्र जहाँ पड़ा होता है जिस नक्षत्र में, वो हमारा जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो हमारे ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत ही महत्व है। पंचांग के 5 अंगों में भी नक्षत्र का स्थान है, वार, तिथि, करण, योग और नक्षत्र। तो नक्षत्रों का महत्व बहुत है। जन्म नक्षत्र से ही दशा गिनती शुरू होती है और जन्म नक्षत्र से ही इंसान का स्वभाव और गुण उसका बनता है। तो आज मैं सभी नक्षत्रों के बारे में बात नहीं करूंगा, मोटा मोटी जिस नक्षत्र अभी की सिचुएशन में अच्छा फल भुगत रहे हैं या बुरा फल, सुख भुगत रहे हैं या दुख है, वही हम डिस्कस करेंगे और वही अभी जरूरी है। तो आज की सिचुएशन यानी 11 सितंबर 2023 के जो ग्रह गोचर है उसको ध्यान में रखते हुए कि आज की तारीख में अभी गुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, राहु अश्विनी नक्षत्र में है, केतु चित्रा नक्षत्र में है, शनि शतभिषा या शततारा नक्षत्र में है। ये 4 जो मेजर रोल प्लेयर है, यानी ये जो 4 ग्रह है वो ज़्यादा समय एक नक्षत्र में या एक राशि में रहते हैं, तो उनका प्रभाव जो हमारे जीवन में बनती घटनाओं पर कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए इन चारों का जो मैंने बताया उस नक्षत्र में स्थित होने की वजह से कौन कौन से नक्षत्र अभी शुभ फल प्राप्त कर रहे हैं और कौन कौन से जन्म नक्षत्र वाले लोग अभी अशुभ फल प्राप्त कर रहे हैं। एक बात खास मैं बता दूं कि जो मैं ये बात कर रहा हूं ये गोचर खास करके 30 अक्टूबर तक का ही बता रहा हूं ये फल, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद राहु अश्विनी नक्षत्र छोड़ के रेवती में चले जाएंगे। तो अक्टूबर के बाद यानी नवंबर से
ये फल मैं जो कह रहा हूँ उसमें फर्क आ जाएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र जो है, और अश्विनी नक्षत्र में अभी राहु स्थित है। बाकी गुरु अच्छा है और शनि भी थोड़ा सा कार्य में बाधा डाल रहा है, और राहु की वजह से मानसिक टेंशन, परेशानियां, गलत गलत सोच, गलत विचार आना, और इस तरह का अभी उनका माहौल बना हुआ है। लेकिन गुरु अच्छे नक्षत्र में होने से, शुभ नक्षत्र में होने की वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं हैं, अननेसेसरी मानसिक टेंशन जरूर है। अश्विनी कुमार की जो उनके देवता है, अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार, उनके मंत्र जाप कीजिए, ओम अश्विनी कुमारेभ्या नमः। उसके साथ साथ ब्रह्म भोजन हो सके तो करवाए। अब उसके बाजू में ही मैंने कहा, जैसे ही तुरंत मेष राशि में भरणी नक्षत्र आ रहा है, तो यही नक्षत्रों की खूबी है। देखिए कि जो भरणी नक्षत्र है वहाँ स्वयं गुरु स्थित है, तो भरणी नक्षत्र वाले उतने ज़्यादा टेंशन में नहीं है जितना कि अश्विनी नक्षत्र वाला है। दोनों ही मेष राशि में होने के बावजूद भरणी नक्षत्र वाले काफ़ी अभी सिचुएशन में शुभ फल भुगत रहे हैं, और हैप्पीनेस उनको अभी है, धन प्राप्ति हो रही है, कार्य में सफलता हो रही है, और लग्न विवाह के योग बन रहे हैं, नए नए दोस्त बन रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। हल्का सा मानसिक टेंशन है लेकिन बहुत कम है जो उसको सह पाए, ऐसा है। तो यानी कहने का मतलब कि भरणी नक्षत्र वाले के लिए अभी ये शुभ फल का गोचर चल रहा है। और उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं मिथुन राशि में। वहां पे आद्रा नक्षत्र है। तो आद्रा नक्षत्र जो है वो भी थोड़े से मानसिक तनाव में है, गलत विचार, गलत सोच आती है, अननेसेसरी टेंशन लेके घूमते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको अभी टेंशन की स्थिति बनी हुई है। यानी थोड़ा बहुत, वैसे देखा जाए तो उनको शुभ फल है, लेकिन उनके दिमाग में, मानसिक स्थिति में वो अशुभ फल भुगत रहे हैं। उनको ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो ये आद्रा नक्षत्र वाले की स्थिति अभी ये है। वहीं पर जब हम उसी मिथुन राशि में आते हैं, जो कि उसमें पुनर्वसु नक्षत्र है, जो थोड़ा कर्क राशि में भी चला जाता है, 3/4 पार्ट उसका मिथुन राशि में रहता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। पुनर्वसु नक्षत्रों के लिए कार्यों में, नौकरी के कार्यों में सफलता है, अधिक जिम्मेदारियां हैं, कार्य का बोझ अभी बढ़ रहा है। नौकरी में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम का बोझ बढ़ने की वजह से थोड़ा सा टेंशन महसूस कर रहे हैं। बाकी कोई ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान या वो सब प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है, आपका काम बढ़ा हुआ है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आप शुभ फल प्राप्त कर रहे हैं, अभी आप शुभ फल भुगत रहे हैं। तो ये बात हुई पुनर्वसु नक्षत्र की, जो कि शुभ फल प्राप्त कर रहे हैं, और आद्रा अशुभ फल प्राप्त कर रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हम कर्क राशि में। कोई खास उस नक्षत्रों की अभी बात नहीं करनी है, वो सब अभी न्यूट्रल फल है। सिंह राशि में आ जाते हैं। सिंह राशि में अभी जो बहुत ज्यादा पीड़ित है वो है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र वाले बहुत अधिक टेंशन में हैं, फाइनेंशियल लॉस है, और उनको स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं आ रही हैं। तो चोट लगना, मन दुख रहना, धन की समस्या, धंधा मंदा होना, कार्य में कार्य स्लो हो जाना, संतान के लिए परेशानी हो जाना, ये सब शायद समस्या आ सकती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी सिंह राशि में मघा नक्षत्र वाले अभी
अशुभ फल भुगत रहे हैं, जो गोचर है उस हिसाब से। अब उसके लिए आप उपाय क्या करेंगे? तो मघा नक्षत्र के जो देवता है वो है पितृ, और उसकी वनस्पति है बड़। तो बड़ के पेड़ तो हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बड़ के पेड़ को जल दीजिए, थोड़ा उनको अब कंकु चंदन चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप कीजिए, ताकि मघा नक्षत्र के जो देवता है पितृ वो आपको सहायता दे। उसके साथ साथ आप काले तिल, कपड़े, उड़द और खाना, ये सब अनाज दान कर सकते हैं। तो ये मघा नक्षत्र की बात हुई जो अशुभ फल भुगत रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं कि सिंह राशि में ही, अब मैं सिंह राशि में ही बात कर रहा हूं। तो दूसरा जो नक्षत्र आता है मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, तो पूर्वा फाल्गुनी वाले को शुभ फल भुगत रहे हैं वो, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी के लिए अभी जो गोचर भ्रमण है ये जो चारों का, वो काफी हद तक शुभ है। तो उनको अभी सभी कार्यों अच्छा है, बहुत ही अच्छे है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब तरह से फायदा है। सिर्फ एक चीज की वजह से वो अननेसेसरी, बिना किसी वजह से टेंशन लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पे राहु का वेध हो रहा है, इसलिए। और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो अंदर से परेशान रहे हैं। हकीकत में शुभ फल प्राप्त है। उसके बाद आते हैं हम कन्या राशि। अभी कन्या राशि में एक नक्षत्र आ रहा है जो चित्रा है, वो आधा कन्या में है, आधा तुला में है। तो अब ये नक्षत्रों का जो मैथमेटिक्स है उसकी मजा यही है कि चित्रा नक्षत्र आज की तारीख में काफी हद तक पीड़ित है। तो चित्रा नक्षत्र वाले अभी अशुभ फल भुगत रहे हैं। तो ये आप देख लेना, चित्रा नक्षत्र चाहे कन्या राशि वाला बंदा हो या वही चित्रा नक्षत्र तुला राशि वाला बंदा हो, दोनों ही परेशान होंगे, क्योंकि चित्रा के लिए यह अभी ट्रांजिट बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चित्रा नक्षत्र के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है? उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, धन की समस्या है, कार्यों में रुकावट है, पार्टनर से प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम है। तो काफी कुछ समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। तो चित्रा नक्षत्र वालों को अभी उनके जो नक्षत्र देवता है विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, तो उनके मंत्र जाप जो है ओम विश्वकर्मणे नमः, ये मंत्र जाप आप करिए। उसके साथ साथ मंत्र के साथ साथ आप तिल, उड़द, छाता वगैरह आप दान दे सकते हैं। और अभी बिल्व पत्र जो होता है उसको आप शिव जी को चढ़ाएं, ये अवश्य करें। चित्रा नक्षत्र वालों को ये खास ध्यान रखना कि जब भी मौका मिले आप हफ्ते में एक दिन या रोज हो सके तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण करें तो भी बहुत है। तो ये उसका समाधान है। अब उसके बाद हम तुला राशि में आते हैं। तुला राशि में जो स्वाति नक्षत्र है वो शुभ फल भुगत रहे हैं। उनको पदोन्नति हो रही है, कार्य अच्छी तरह से हो रहे हैं और विवाह वगैरह के भी अच्छा योग बन रहा है। उसके बैक टू बैक जो विशाखा नक्षत्र है उनके लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा समय चल रहा है।
तो वो भी, उनके लिए भी विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। नया पार्टनर मिल सकता है, नया बिजनेस डेवलपमेंट हो सकता है, और उसके साथ साथ नया घर मकान, ये सब की भी संभावनाएं विशाखा वाले के लिए बनी है। तो विशाखा और स्वाति के लिए अभी शुभ समय चल रहा है। उसके बाद वृश्चिक राशि छोड़ के अगर हम धन राशि में आते हैं तो वापस धन राशि में क्या है, एक अच्छा और बाकी बुरा। यानी धन राशि में जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र वाले अभी अशुभ फल भुगत रहे हैं। उनको स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन भरा है, कार्यों में बाधा आ रही है और कार्यों में स्लो हो रहा है कार्य। जो जिस स्पीड से अपना कार्य बढ़ना चाहिए वो स्लो चल रहा है, और भाई बहनों के रिश्तों में भी खराब हो रहे हैं, फंसे हुए पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सब समस्याएं अभी उनके साथ चल रही है, ये मूल नक्षत्र वाले धन राशि में। यानी धन राशि में मूल नक्षत्र वालों के लिए अभी अशुभ समय है। ओम निरुतये नमः, तो ये मंत्र जाप कीजिए। और कपड़े, छाता, जूते, इन सब का दान कीजिए। अब वही धन राशि में मूल नक्षत्र के बाद आता है पूर्व आषाढ़ा, और उसके बाद बैक टू बैक है उत्तर आषाढ़ा। उत्तर आषाढ़ा का थोड़ा ही पार्ट इसमें है, बाकी का वापस वो कुंभ मकर में चला जाएगा। तो ठीक है, अपन पूर्व आषाढ़ा की, तो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के लिए अभी का समय अच्छा है, शुभ है। यानी उनके सभी कार्य अच्छे तरह से हो रहे हैं, संतान योग बना हुआ है, नया पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, उन्नति हो रही है, धन लाभ हो रहा है, अभ्यास में सफलता मिल रही है, मन प्रसन्न रह रहा है। तो ये सब अभी उनके लिए शुभ शुभ है। उसके बाद जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है वो अगर धन राशि में हो तो भी, और अगर मकर राशि में हो तो भी, क्योंकि उसका 1 पार्ट धन राशि में और 3/4 पार्ट मकर राशि में है। तो ये उनके लिए भी शुभ फल है। वो भी धन लाभ उनको अच्छा सा हो रहा है, इकट्ठे हुए कार्य आगे बढ़ रहे हैं, अटके हुए कार्य, जो भी कार्य पुराने अटके हुए हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक कार्य बढ़ रहे हैं, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, भाई बहनों से अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो ये सब कुछ शुभ फल की संभावनाएं बनी हुई है। हाँ, मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए अक्टूबर तक का टाइम, अक्टूबर एंड तक का टाइम अशुभ है। इन टर्म्स ऑफ खास करके स्वास्थ्य की समस्याएं और सब कार्यों में रुकावट और अनजाने अनिश्चित खर्चे और दोस्तों और संबंधियों से थोड़ा दूरी रहना, और ख़ास करके अपनी स्वास्थ्य की ये भी प्रॉब्लम। तो ये श्रवण के लिए थोड़ा सा अशुभ है। उसके देवता हैं ओम विष्णु, तो ओम विष्णवे नमः मंत्र के जाप कीजिए और अन्नदान कीजिए। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा नक्षत्र भी वो चित्रा नक्षत्र की तरह ही है, आधा 50% मकर में है, 50% कुंभ में है। तो यही मजा है कि अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म है, चाहे आपकी राशि मकर हो गई या फिर कुंभ हो गई, लेकिन अगर आपका जन्म धनिष्ठा में है तो आपके लिए ये अशुभ गोचर है। आप बहुत परेशान हैं। धनिष्ठा के लिए अभी बहुत ही टेंशन वाला काम चल रहा है और उनके कार्यों में बहुत ही बाधा आ रही है, बहुत ही टेंशन चल रहा है। सबसे ज़्यादा धन संबंधी समस्या आ रही है। नौकरी में प्रमोशन अटके हुए हैं, नौकरी में आपका सैलरी उतना नहीं बढ़ रहा है, आपका नई नौकरी की तलाश शायद कर रहे हैं, नौकरी जल्दी मिल नहीं रही है,
नौकरी छूट जाने का डर सता हुआ है, यानी आपको अभी काफ़ी कुछ टेंशन है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले की भी काफ़ी अशुभ स्थिति में गोचर अभी है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों को मैं कहूँगा कि उनके नक्षत्र देवता है अष्टवसु। तो ओम वसुभ्यो नमः मंत्र के जाप करें और अनाज, जूते, कपड़े और छाता ये चीज़ें ज़रूरियातमंद को दान कीजिए। तो मैं राहु का जो गोचर आने वाला टाइम में है वो रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, उसका भी एक वीडियो बैक टू बैक बना के आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। लेकिन आज का जो मैंने फल कथन कह रहा हूँ वो आप 30 अक्टूबर तक का मान के चलिए। आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स भी भेजिए और आपके कुछ सजेशन भी मुझे भेजिए और मेरे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।